आज 21 हिंदी अध्याय 201 लाल ज्वाला ड्रैगन। जियांग फैंग का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था जब उन्होंने कहा, युआन प्र, क्या तुम शक्ति उधार लेना चाहती हो? ये सही है। हालांकि पूर्वज ने जीवन विस्तार गोली से अपना जीवन 10 साल बढ़ा लिया था, लेकिन एक प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार की प्रतिरोधक क्षमता अंततः कमजोर होती है। अब जबकि ग्रेट चेन जीवन और मृत्यु के नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमें साहसिक जोखिम उठाने होंगे, जियांग युआन ने समझाया। जियांग फैंग अभी भी कुछ चिंतित था और बोला, क्या ऐसा करने से झोंगलिन नाराज हो जाएगा? हालांकि उसके शब्दों ने झोंगलिन पर बहुत आक्रामक होने का आरोप लगाया, लेकिन वह एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट के आतंक को किसी से भी बेहतर समझता था। अगर वे सचमुच झोंगलिन को गुस्सा दिलाते तो पूरी राजधानी को नष्ट करना उसके लिए काफी नहीं होता। जियांग युआन कठोर भाव से खड़ा हुआ और बोला, वरिष्ठ भाई झोंग ने पूरे आध्यात्मिक कुंड का आध्यात्मिक द्रव लगभग समाप्त कर दिया है। हम उनकी शक्ति का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा प्रभावित किए बिना। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ इस मामले को संभालूंगा। यह जियांग फैंग अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन जियांग युआन के आग्रह के कारण वह अंत में केवल असहाय होकर सिर हिला सका। प्रणाली होस्ट झोंगलिन कौशल लाल ज्वाला तकनीक शुरुआती 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर तकनीक आध्यात्मिक हृदय तलवार तकनीक पूर्ण स्तर विविध कीमिया चौथी कक्षा का अमृत पूर्ण स्तर कौशल अंक अनंतता रेड फ्लेम तकनीक को अंततः सिस्टम पैनल पर एक कौशल के रूप में विकसित होने में पूरे 7 दिन लगे। हाँ सिस्टम, मेरे लिए कुछ अंक आवंटित करो, मुझे अपनी सीमाएं दिखाओ। झोंगलिन दिल खोलकर हंसा और एक पल में ही उसके मन में साधना के अनेक अनुभव उमड़ पड़े। उसके शरीर के भीतर जन्मजात सच्ची क्यूई अपने आप प्रसारित होने लगी और यहाँ तक कि उबलने भी लगी, जिससे मूल मिश्रित सार सच्ची क्यूई आग की तरह लाल रंग में परिवर्तित हो गई, जिससे अग्नि तत्व की एक भयावह उच्च तापमान वाली सच्ची क्यूई निकलने लगी। इसके अलावा लाल ज्वाला तकनीक में दर्ज सभी गुप्त तकनीकों में उसने महारत हासिल कर ली थी और वह निपुणता के स्तर तक पहुंच गया था। चेन जिया, जो काले लोहे के घेरे में सुप्त अवस्था में था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और झोंगलिन से निकलती तपती आभा को महसूस किया। उसका मन क्षण भर के लिए समाधि में चला गया और जल्द ही वह फिर से मौन में डूब गया। थोड़ी देर बाद झोंगलिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। क्या यह पृथ्वी स्तर की साधना तकनीक है? यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। झोंगलिन ने अपने भीतर सच्ची क्यूई की तीव्रता महसूस की। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। यद्यपि उन्होंने चेन जिया के शब्दों से साधना तकनीक के स्तरों में भारी अंतर के बारे में सीखा था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि असमानता इतनी अधिक होगी। इस समय उसके शरीर में जन्मजात सच्ची क्यूई की शक्ति पहले से कम 10 गुना ज्यादा थी। इस तरह की वृद्धि वाकई आश्चर्यजनक थी। झोंगलिन को अब ये पूर्वाभास हो गया था कि यदि संप्रदाय गुरु यू जिंगलेई उसके सामने खड़ा भी हो तो वह उसे एक हथेली से मार सकता है। शी युनई की तो बात ही छोड़िए, जो कि एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं सचमुच बहक गया। बहुत जल्दी ही झोंगलिन को होश आ गया और वह हंसने लगा। एक शेर खरगोश को पकड़ने के लिए भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। मार्शल आर्ट से परे के क्षेत्रों को समझने के बाद से झोंगलिन ने खुद को लगातार याद दिलाया कि उसे आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। सिस्टम पैनल का अस्तित्व ही शिखर तक पहुंचने में उसका सबसे बड़ा आत्मविश्वास है, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उसे करने की जरूरत है वह है खुद को छिपाना और अहंकारी नहीं होना। अहंकारी लोगों का कभी भी अच्छा अंत नहीं होता। दुनिया में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं होती। अपने मन में अनगिनत साधना अनुभवों को महसूस करते हुए झोंगलिन ने अंततः अपना सिर हिला दिया। लाल ज्वाला तकनीक एक पृथ्वी स्तर की सर्वोच्च साधना तकनीक है। यद्यपि पंचतत्व मिश्रित सार कौशल 6 पीले स्तर की साधना तकनीकों को परिष्कृत करके निर्मित होता है, फिर भी यह अधिक से अधिक केवल अंधकार स्तर तक ही पहुंच सकता है, यदि वह भी हो। इसमें लाल ज्वाला तकनीक को समाहित करने का प्रयास वास्तव में एक सांप द्वारा हाथी को निगलने के समान है। हाथी मरता नहीं है, बल्कि सांप अपना पेट फाड़ लेता है, समाहित नहीं हो पाता। हालांकि इसमें लाभ भी है। लाल ज्वाला तकनीक का गुण अग्नि है। आखिरकार ये पंच तत्वों में से एक है। मैं इसके साधना अनुभव का उपयोग पंच तत्व मिश्रित सार कौशल को धीरे धीरे समायोजित करने के लिए कर सकता हूं और इसे निरंतर मजबूत कर सकता हूं। जब तक मैं पर्याप्त साधना तकनीकें एकत्रित कर लूंगा, एक दिन लाल ज्वाला तकनीक को इसमें एकीकृत किया जा सकेगा। लाल ज्वाला तकनीक शक्तिशाली है, लेकिन इसकी विशेषता बहुत विलक्षण है और इसका आसानी से प्रतिकार किया जा सकता है।
केवल 5 तत्वों की अराजकता ही इससे आगे जा सकती है। मैंने लंबे समय से पंचतत्व घूर्णन कौशल को समझा है। यद्यपि लालज्वाला तकनीक शक्तिशाली है, यह अन्य विशेषताओं के साथ सच्ची QE के उपयोग की भी अनुमति देती है। बस इसकी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि लालज्वाला तकनीक में गुप्त तकनीकें निहित हैं। एक विचार के साथ झोंगलिन के चारों ओर एक हाथ जितनी मोटी लाल लपटों वाला अजगर प्रकट हुआ। गर्जन। यह अग्नि ड्रैगन पूरी तरह से आग की लपटों से बना था, जो एक हाथ जितनी मोटी और लगभग 10 फीट लंबी थी, और इसके प्रकट होते ही पूरा कमरा धधकती आग के समुद्र में समा गया। जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, अग्नि ड्रैगन उस पर मंडरा रहा था। उसके शल्क सजीव लग रहे थे और कभी कभी ड्रैगन जैसी दहाड़ भी निकाल रहा था। झोंगलिन को इस अग्नि ड्रैगन से जीवन की सांस का आभास हुआ। ये कैसा लालज्वाला ड्रैगन है, बस अफसोस की बात है कि इसका आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कमजोर है। मुझे आश्चर्य है कि लालज्वाला वाला उड़ता हुआ आकाश कैसा दिखता होगा। एक विचार के साथ अग्नि ड्रैगन गायब हो गया और कमरे में धधकती आग एक पल में बुझ गई। झोंगलिन धीरे से उठा और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। बाहर पहले से ही काफी चहल पहल थी। बड़ी संख्या में पहरेदार, हिजड़े और महल की नौकरानियां पानी की गाड़ियां धकेलते हुए आ रही थीं। वरिष्ठ भाई जियांग युआन चिंतित होकर दौड़ता हुआ आया और बोला, अभी अभी जिस महल में सीनियर भाई ठहरे थे, वह आग की लपटों से भर गया था। क्या कुछ हुआ है? झोंगलिन मुस्कुराया और बोला, अभी अभी साधना के दौरान मुझे अचानक एक आभास हुआ और अनजाने में मैंने आपको चौंका दिया। लौ बुझ गई है, लेकिन कुछ फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गया है। जब तक सीनियर भाई ठीक हैं, कृपया मेरे गोल्डन डॉन पैलेस में चले जाइए। मैं किसी को भेजकर सफाई करवा दूंगा। ठीक है, झोंगलिन ने मना नहीं किया। दरअसल अभी जो महल था वह रहने लायक नहीं था। लालज्वाला ड्रैगन के तापमान ने लकड़ी की कई संरचनाओं को कार्बनयुक्त बना दिया था और उसे पूरी तरह से मरम्मत की जरूरत थी। तथाकथित गोल्डन डॉन पैलेस ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जब झोंगलिन ने प्रवेश किया तो उसे यह अजीब लगा। महल स्त्रियों की चीजों से भरा हुआ था और वहां सेवा करने वाली सभी नौकरानियां महल की दासियां थीं। बाकी सजावट की बात करें तो वे सभी स्त्रियोचित सौंदर्य की झलक देती थीं। वरिष्ठ भाई सम्राट के अलावा आप इस महल में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति हैं। जियांग युआन का चेहरा बोलते हुए थोड़ा लाल हो गया। झोंगलिन रुक गया और जियांग युआन को गहराई से देखा। उसे एहसास हुआ कि सभी गणनाओं के बावजूद वह उसके जाल में फंस गया था। वह हमेशा जियांग युआन से सम्मानजनक दूरी बनाए रखना चाहता था। इस महिला की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं और राजकुमारी होने के नाते उसकी हैसियत उसे अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की आज़ादी देती थी। अगर ऐसी महिला से उलझा जाए तो कौन जाने क्या मुसीबतें आ जाएं। झोंगलिन अब भी गु योरोग जैसी विनम्र स्वभाव वाली महिला को पसंद करता था। जूनियर सिस्टर जियांग, अगर यह सौदा न होता, मेरे खिलाफ इस तरह की योजना बनाने की हिम्मत न होती, तो आप बहुत पहले ही मर चुकी होती, झोंगलिन ने धीरे से कहा। आवाज धीमी थी, लेकिन इसे सुनते ही जियांग युआन का चेहरा सफेद पड़ गया। जियांग युआन ने अपने दिल में डर को दबाते हुए अपनी आवाज को विनम्र करते हुए कहा, क्या वरिष्ठ भाई वास्तव में छोटी बहन को पसंद नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा अस्थिर है और मुझे परेशानी पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारी पहले की किसी भी योजना की परवाह नहीं है, बस यही आध्यात्मिक कुंड वाली घटना का मुआवजा है। जियांग युआन का दिल कांप उठा। उसे पता नहीं था कि झोंगलिन, जो महल के भीतर छिपकर साधना कर रहा था, इन बाहरी मामलों के बारे में कैसे जानता था। फिर भी उसने थोड़ा सा सिर झुका लिया। हाँ, झोंगलिन ने थोड़ा सिर हिलाया। इस मामले के बाद तुम्हें विकास के लिए कुछ समय मिलना चाहिए, लेकिन याद रखना, पूर्ण शक्ति के सामने सभी योजनाएं और षड्यंत्र केवल तुच्छ चालें हैं। केवल तुम्हारी अपनी शक्ति ही मौलिक है। जड़ और शाखा को भ्रमित न होने दो। जूनियर बहन समझती है। जियांग युआन ने सचमुच समझा या नहीं, झोंगलिन को इसकी परवाह नहीं थी। ट्रू क्यूई को प्रसारित करते हुए अगले ही पल उसकी पीठ से अचानक लाल पंखों का एक जोड़ा फैल गया। आग की एक हिंसक शक्ति ने चारों ओर सब कुछ बहा दिया और झोंगलिन हवा में उड़ गया और एक पल में शून्य में गायब हो गया। उड़ गया, उड़ गया। जमीन पर बिना किसी दिखावे के बैठे हुए जियांग युआन शून्यता से घूर रहा था। जमीन पर पड़ी मिट्टी पर उसका कोई ध्यान नहीं था। आकाश में एक ज्वाला सीधे क्षितिज की ओर उठी, जिससे दो विशाल पंख बने, जैसे मिथकों और किंवदंतियों में राख से पुनर्जन्म लेने वाला फीनिक्स पक्षी। क्या यही एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट है?
जियांग युआन ने अचंभित होकर कहा। शून्य में झोंग लिन परमानंद से भर गया, नीचे सिकुड़ते शहर को देख रहा था और एक लंबी चीख निकाल रहा था। रेड फ्लेम्स विंग्स, ये रेड फ्लेम्स विंग्स है, हाँ हाँ। झोंग लिन अपनी पीठ के दोनों ओर स्कैपुला से फैली दो ईथर मेरिडियन को महसूस कर सकता था, जिसमें सहज सच्ची क्यूई भीतर घूम रही थी, जो बाहरी रूप से दो ज्वाला पंखों के रूप में प्रकट हो रही थी। पंख फैले हुए थे, 10 मीटर से अधिक लंबे, पंख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, चमकीले थे तथा ज्वालाओं से बने थे, जिनसे तीव्र गर्मी निकल रही थी। दूर से देखने पर वे फीनिक्स के पंखों जैसे लग रहे थे। एक विचार के साथ लाल लपटे पंख उसके आदेश पर चले, 2 बार हल्के से फड़फड़ाए, आग की एक धार में बदल गए और दूर तक चले गए। हाँ हाँ, अब मैं उड़ सकता हूँ। झोंग लिन उत्साह से हवा में चिल्लाया, ऊपर नीचे बाएं दाएं उड़ते हुए, किंगमिंग में चढ़ते हुए, नीले बादलों का पीछा करते हुए, या पंख फैलाकर मुक्त रूप से गिरते हुए। आकाश में कभी ऐसा आकार बनाते हुए तो कभी भी आकार बनाते हुए। हालांकि दुर्भाग्य से कोई भी उनके हास्य को नहीं समझ पाया। 1 घंटे बाद झोंग लिन ने अचानक अपने पंख वापस खींच लिए और एक पहाड़ की चोटी पर उतरा। उसे कोई थकावट महसूस नहीं हुई, बल्कि स्वाभाविक सच्ची क्यूई की अधिकता महसूस हुई। उसके दिल में उत्साह की लहर भर गई। कितने महान लाल ज्वाला पंख उड़ते समय स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम है। पूरे 1 घंटे तक सच्ची क्यूई बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, बल्कि इसके बजाय काफी बढ़ गई है। झोंग लिन खुशी से भरा हुआ था। लाल लपटे पंख कुछ हद तक उसके पिछले जीवन के उपन्यासों में वर्णित तकनीकों के समान थे। अद्भुत कदम तकनीकों के साथ खुद को सुरक्षित रखते हुए और दुश्मनों से बचते हुए, आंतरिक शक्ति को संचित करते हुए और फिर उनके जीवन को समाप्त करते हुए। झोंग लिन, उड़ना कैसा लगता है? चेन जिया की आवाज अचानक झोंग ली के दिमाग में गूंज उठी। झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए खुशी से जवाब दिया, यह अद्भुत लगता है। स्वतंत्रता की भावना, बिना किसी बंधन और बंधन के। इस भावना को अच्छी तरह याद रखो। सच्ची आजादी पाने और बेरोक-टोक रहने के लिए लगन से साधना करो। जब तुम शिखर पर पहुंच जाओगे तो दुनिया की हर चीज तुम्हारे पैरों तले चींटियां मात्र होगी, जो तुम्हारे कदमों में बाधा नहीं डाल पाएंगी। तभी तुम सचमुच आजाद होगे। चेन जिया ने कहा। हाँ, शिष्य गुरु की शिक्षा को याद रखेगा। तुम सीखने योग्य हो। दक्षिण पूर्व की ओर उड़ो। झोंग लिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर अपने लाल लपटों वाले पंखों को फैलाया। एक शक्तिशाली फड़फड़ाहट के साथ दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती आग की एक लकीर में तब्दील हो गया। नदियों को पार करते हुए और पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरते हुए उनकी उड़ान की गति घोड़े की सवारी से कहीं अधिक थी, क्योंकि एक रास्ता सीधा था जबकि दूसरे को इलाके के कारण लगातार चक्कर लगाने की आवश्यकता थी, जिससे उनकी गति भी भिन्न थी। फिर भी झोंग लिन ने एक निर्जन गहरी घाटी में उतरने से पहले पूरे 3 दिन तक उड़ान भरी। ये यही है सचमुच समय और परिस्थितियों का परिवर्तन। 1000 साल पहले यह एक झील थी, लेकिन अब यह एक जंगल में बदल गई है। चेन जिया की आकृति काले लोहे के छल्ले से उभरी। उसका चेहरा भावनाओं से भर गया जब उसने अपने सामने विशाल जंगल को देखा। मास्टर, क्या ये ट्रांसमिशन एरे का स्थान है? झोंग लिन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, उस गहरी घाटी के भीतर एक गुप्त कक्ष है, जिसके अंदर पत्थर की पट्टिका सरणी है। अंदर जाओ। इस बार झोंग लिन ने फिर से उड़ान नहीं भरी, बल्कि किंगगोंग का उपयोग करते हुए एक बड़े पक्षी की तरह घाटी में उड़ गया। सौभाग्य से घाटी में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था और चेन जिया के मार्गदर्शन में झोंग लिन ने आसानी से छिपे हुए कक्ष को ढूंढ लिया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। कई 100 कदम चला और अचानक गुफा खुल गई, जिससे उसके सामने एक विशाल गुफा दिखाई दी, जिसमें दर्जनों ऊंची पत्थर की पट्टिकाएं सबसे अधिक आकर्षक थीं। ये पत्थर की पट्टियाएं बहुत ऊंची थीं। प्रत्येक पट्टिया कई दसियों मीटर ऊंची थी, जिन पर कुछ अज्ञात आकृतियां अंकित थीं जो अत्यंत रहस्यमय प्रतीत होती थीं। पत्थर की पट्टिकाओं को एक रहस्यमय संरचना में व्यवस्थित किया गया था, लेकिन झोंग लिन ने चाहे जितनी देर तक ध्यान से देखा, वह इसके बारे में कुछ भी विशेष नहीं देख सका। हालांकि कुछ पत्थरों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। गुरुजी, ये क्या है? इन्हें वेदी पर क्यों रखा गया है? झोंग लिन ने कुछ दूधिया सफेद पत्थरों के बारे में पूछा। ये स्पिरिट स्टोन है, स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्यूई से युक्त पत्थर, जिनका उपयोग लुओक्सिंग द्वीप समूह में साधना और मुद्रा के रूप में किया जाता है। ट्रांसमिशन एरे को सक्रिय करने के लिए इन स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती है। ये बहुत पहले जुवान गुई महाद्वीप से गायब हो गए थे। इन्हें मैं लुओक्सिंग द्वीप समूह से लाया हूँ, चेन जिया ने समझाया। झोंग लिन ने भौहें चढ़ाईं। ये वाकई स्पिरिट स्टोन थे।
स्वाभाविक रूप से अगर ट्रांसमिशन एरे मौजूद है तो स्पिरिट स्टोन जरूरी है, वरना इसे कैसे सक्रिय किया जा सकता है। स्टोन टैबलेट के केंद्र में खड़े हो जाओ और स्पिरिट स्टोन्स को सक्रिय करने के लिए ट्रू क्यूई का उपयोग करो, फिर ट्रांसमिशन एरे खुल जाएगा। ट्रांसमिशन एरे का दूसरा छोर भी एक गुफा के भीतर है, जो बेहद एकांत में है। हम चेन जिया के आत्मा पोषण रिंग में वापस जाने के बाद झोंग लिन ने पत्थर की गोलियों के केंद्र में चेन जिया के मार्गदर्शन का पालन करते हुए सिर हिलाया, अपने दाहिने हाथ को झटका दिया क्योंकि सच्ची क्यूई की एक धारा आत्मा पत्थरों में बढ़ी, जिससे अंदर की ऊर्जा सक्रिय हो गई। जैसे ही आत्मा पत्थरों के भीतर ऊर्जा बढ़ी, पत्थर की पट्टियों पर लिखे शिलालेख मंद रूप से चमक उठे, साथ ही स्थानिक उतार चढ़ाव भी हुआ और झोंग लिन एक पल में पत्थर की पट्टियों के भीतर से गायब हो गया। रोलर कोस्टर जैसी सनसनी महसूस करते हुए झोंग लिन ने एक उथल पुथल का अनुभव किया। कुछ देर के लिए उसे अपने आसपास शून्यता की झलक मिली, लेकिन ये बस एक पल के लिए ही रही। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, उसने खुद को एक और पत्थर की पट्टिका श्रृंखला में पाया, हालांकि एक अलग गुफा में। क्वांटम टेलीपोर्टेशन, स्थानिक स्थानांतरण। मुझे भविष्य में इसका अध्ययन करना चाहिए। सिस्टम पैनल के साथ मुझे इसे न सीख पाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, फिर मैं स्वॉर्ड कॉल्ड्रॉन संप्रदाय में इसे स्थापित कर सकता हूं, झोंग लिन ने सोचा। ट्रांसमिशन एरे से बाहर निकलकर वह पास की गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। गुफा से बाहर निकलते समय झोंग लिन ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि घने स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई का एक उछाल उसके खिलाफ टूट रहा है, यहां तक कि ऐसा महसूस हो रहा था कि वह इसकी लहर में लुढ़क सकता है। वाह, इतना घना स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यू जुबान बुई महाद्वीप की तुलना में दर्जनों गुना ज्यादा समृद्ध। ऐसे वातावरण में साधना आधे प्रयास में दोगुनी प्रभावी होती है। आध्यात्मिक द्रव की सहायता के बिना भी मैं 10 साल से भी कम समय में जन्मजात EQ पॉइंट्स भर सकता हूं, झोंग लिन ने आश्चर्य से कहा। जुबान बुई महाद्वीप पर स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई विरल था और सहज क्षेत्र में साधना के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता थी, जिसमें 100 वर्ष लग जाते थे। लोकसिंह द्वीप समूह पर एक सांस में ही स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई की इतनी मात्रा अवशोषित हो जाती थी जितनी कि पूरे चक्र के ध्यान से भी नहीं हो पाती थी। यह अविश्वसनीय था। चेन जिया की आकृति आत्मा पोषण क्षेत्र से उभरी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ये तो बस शुरुआत है। जैसा कि नाम से पता चलता है, लोकसिंह द्वीप केवल दूरस्थ द्वीप है। तलवार क्षेत्र तक पहुंचने से एक सच्ची साधना पवित्र भूमि का पता चलता है। झोंग लिन अब थोड़ा चकरा गया था। संप्रदाय प्रमुख यू जिंगलेई से बात करने के बाद से ही वह समुद्र में जाने के तरीके पर विचार कर रहा था। उसने शी यूनी को प्रशिक्षण भी देना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उसने कुछ मजबूत और समान विचारधारा वाले लोगों को ढूंढने की योजना बनाई थी, लेकिन किसे पता था कि दरवाजे से बाहर एक ही कदम उसे सीधे ट्रांसमिशन एरे से होकर बाहर भेज देगा, जिससे उसे ऐसा लगेगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। अपने चारों ओर फैले स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्यूई को गहरी सांसों में लेते हुए झोंग लिन ने दूर तक देखा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। लोकसिंह द्वीप, मैं यहां आ रहा हूं। वह गुफा जहां ट्रांसमिशन एरे स्थित था, बहुत ही एकांत जगह पर थी। वहां बहुत कम लोग आते थे तथा वह लोकसिंह द्वीप से काफी दूर थी। केवल चेन जिया के मार्गदर्शन में ही झोंग लिन ने धीरे धीरे अपना रास्ता पाया और जब तक वह लोकसिंह द्वीप के बाहरी इलाके में पहुंचा, तब तक अंधेरा हो चुका था। उसके सामने क्षितिज के अंत में एक विशाल शहर स्थित था, जो डूबते सूरज के नीचे एक जंगली वातावरण का अनुभव करा रहा था। शहर की दीवारों के एक के बाद एक घिरे एक बर्फ सफेद पर्वत शिखर के चारों ओर बनाए गए थे। दीवारें कुछ काय और तलवार के निशानों से ढकी हुई थीं, जिससे इसकी प्राचीनता पर संदेह होता था। पैदल चलने वालों की एक बड़ी भीड़ शहर के द्वार पर लोगों की हलचल भरी धारा का निर्माण कर रही थी। यदि झोंग लिन उनमें से कुछ की शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता, तो वह सोचता कि वह महान चेन के पास लौट आया है। आगे लोकसिंह द्वीप समूह के द्वीप संख्या 81 का मुख्य शहर पर्पल क्लाउड सिटी है, जहां मैं भी पहली बार बस गया था जब मैं पहली बार लोकसिंह द्वीप समूह आया था। चेन जिया की भावुक आवाज झोंग लिन के दिल में गूंज उठी, जिसमें एक निश्चित भावना थी कि समय के साथ चीजें बदल गई हैं। लोकसिंह द्वीप समूह में विभिन्न आकारों के 108 द्वीप शामिल हैं, जो ऊपर से देखने पर एक गोलाकार द्वीप समूह बनाते हैं। लोकसिंह द्वीप समूह पूर्वी उजाड़ से सबसे दूर के द्वीपों में से है और स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के क्षेत्र का हिस्सा है।
लोकसिंह द्वीप समूह में प्रत्येक द्वीप में विभिन्न आकारों की उपस्थिति है। शक्तियां परिधि के जितना करीब होती हैं, वे उतनी ही कमजोर होती हैं। आंतरिक द्वीपों के जितना करीब होती हैं, आदिम क्यूई उतनी ही समृद्ध होती है, शक्तियां उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती हैं, और उनमें से सेवन स्टॉस द्वीप पर सेवन स्टॉस संप्रदाय सबसे शक्तिशाली है। झोंगलिन, ये दुनिया बहुत विशाल है। तथाकथित झुवान गुई महाद्वीप विशाल महासागर में एक अलग द्वीप मात्र है, जो लोकसिंह द्वीप समूह के 1% से भी छोटा है, और लोकसिंह द्वीप समूह पूर्व से दूर स्थित अनेक द्वीप समूहों में से एक है। चेन जिया की आवाज कोमल थी, लेकिन झोंगलिन इसे सुनकर बहुत हैरान हुआ। ये दुनिया सचमुच बहुत विशाल है। झुवान गुई महाद्वीप, लोकसिंह द्वीप समूह, पूर्वी उजाड़। झोंगलिन का दिल महत्वाकांक्षा से भर गया। उसने पूछा, गुरु, स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि किस प्रकार की शक्ति है? मुझे नहीं पता, मैं भी वहां नहीं गया हूं। जब तुम्हारी साधना पर्याप्त मजबूत हो जाए तो तुम स्वयं वहां जा सकते हो। फिलहाल चलो शहर में प्रवेश करते हैं। शहर के द्वार पर हथियार लिए गश्ती दल के पहरेदार खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक मध्य तृतीय श्रेणी का मार्शल कलाकार था, जिसने अपना क्यूई रक्त संघनित कर लिया था। ऐसा कार्य झुवान गुई महाद्वीप पर एक संप्रदाय और एक परिवार की स्थापना के लिए पर्याप्त होगा। फिर भी यहाँ उन्होंने केवल द्वार की रक्षा की, जो इस बात का प्रमाण है कि लोकसिंह द्वीप पर मार्शल आर्ट कितनी समृद्ध है। झोंगलिन भीड़ के साथ शहर में चला गया। उसकी आंखें उत्सुकता से अपने आसपास के वातावरण को देख रही थीं। शहर के प्रवेश द्वार से अंदर घुसते ही बाहरी शहर दिखाई दिया, जहां चहल पहल से भरी आड़ी तिरछी सड़कें थीं और दुकानों की कतारें घनी थीं। झोंगलिन ने नजर घुमाए और कई साइनबोर्ड देखे। बाइक्याओ बिल्डिंग, मिंगहुआ पवेलियन, वानहाई बिल्डिंग। खासकर मिंगुआ मंडप, जो भव्य और शानदार बना हुआ था, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत औरतें रेलिंग के सामने खड़ी थीं, कम कपड़ों में, नीचे से गुजरने वालों से छेड़खानी कर रही थीं, और ये सभी औरतें किसी न किसी स्तर की मार्शल आर्टिस्ट थीं। आम लोगों की तुलना में वे ज्यादा आकर्षक थीं, पतली कमर और लंबी सुडौल टांगें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिंगुआ भवन 1000 साल बाद भी मौजूद होगा। झोंगलिन, जब तुम्हारे पास समय हो तो तुम अंदर जाकर टहल सकते हो। अंदर की सभी महिलाएं उच्च श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट हैं, मजबूत और सहनशील। कुछ जिन्होंने क्यूई साधना प्राप्त की है, वे तो कुछ गुप्त दोहरी साधना विधियों में भी निपुण हैं, जो न केवल साधना को बढ़ाती हैं, बल्कि परम आनंद भी लाती हैं। चेन जिया ने मजाक किया। झोंगलिन का चेहरा काला पड़ गया। ये वास्तव में अशिष्ट बात थी। अचानक झोंगलिन रुक गया और सावधानी से पूछा, मास्टर, क्या आप हर समय बाहर देख सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झोंगलिन का चेहरा और भी उदास हो गया। यदि हर समय बाहर से निरीक्षण करना संभव होता तो ये कंपनी नहीं होती, ये तो लाइव प्रसारण होता। सौभाग्य से वह तलवार कड़ाही संप्रदाय में वापस नहीं गया, अन्यथा सीनियर सिस्टरगू के साथ अंतरंग होना एक लाइव प्रसारण होता, जिसे 1000 साल पुराना भूत देख रहा होता। लानत है, मैं अपनी उम्र में इतना बोर नहीं होता। इसके अलावा आपको लगता है कि बाहर देखने से आत्मा की शक्ति खर्च नहीं होती? चेन जिया की आवाज आए। तो गुरुजी, आप सचमुच इसे देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ हंसी मजाक के बाद झोंगलिन फिर से सड़कों पर घूमने लगा। चलते और निरीक्षण करते समय चांदी के साथ स्ट्रीट फूड खरीदना। लोकसिंह द्वीप समूह की मुद्रा मुख्य रूप से सोने और चांदी थी, जबकि स्पिरिट स्टोन कुछ मार्शल आर्टिस्ट वस्तुओं के लिए थे। लोकसिंह द्वीप में प्रवेश करने पर पहली बात यह थी कि वहां पैर जमाना था, जिसके लिए स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता थी, और वर्तमान में झोंगलिन गरीबी में जी रहा था। गुरुजी, क्या आपके पास कोई विचार है? झोंगलिन ने सीधे चेन जिया से पूछा। झोंगलिन, हालांकि आप चौथी श्रेणी के कीमियागर हैं, लेकिन लोकसिंह द्वीप समूह में इसका कोई खास महत्व नहीं है। पर्याप्त स्पिरिट स्टोन अर्जित करने के लिए आपको 5वीं श्रेणी का कीमियागर बनने का तरीका ढूंढना होगा और 5वीं श्रेणी के अमृत तैयार करने होंगे। झोंगलिन ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि कीमियागर हर जगह तकनीकी प्रतिभा वाले होते हैं, और जब तक ग्रेड बना रहता है, पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स अर्जित करना काफी आसान होगा। चेन जिया ने आगे कहा, 5वीं कक्षा का कीमियागर बनने में जल्दबाजी मत करो, ये कुछ कम समय में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। पहले एक नीलामी घर ढूंढो। कुछ पूछताछ के बाद झोंगलिन पर्पल क्लाउड ऑक्शन नामक एक इमारत के सामने पहुंचे। द्वीप संख्या 81 पर सबसे मजबूत शक्ति बैंगनी बादल संप्रदाय थी, और बैंगनी बादल नीलामी बैंगनी वन संप्रदाय द्वारा आयोजित की गई थी। मुझे इस वस्तु की नीलामी करनी है, कृपया मेरे लिए इसका मूल्य आंकें।
झोंग लिन ने हल्के फुल्के अंदाज में बोलते हुए खजाना मूल्यांकनकर्ता के सामने एक गुप्त मैनुअल रखा। पृथ्वी स्तर निम्न श्रेणी मार्शल कौशल वरिष्ठ, क्या आप वाकई इस खजाने की नीलामी करना चाहते हैं? खजाना मूल्यांकनकर्ता ने गोल्डन लाइट शील्ड नामक गुप्त पुस्तक की सावधानीपूर्वक जांच की। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल, और यह एक रक्षात्मक कौशल है जिससे आत्मा सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ भी मोहित हो जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि खजाना मूल्यांकनकर्ता इतना हैरान था। चूंकि सामान्य आत्मा सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ सामान्य संप्रदायों और ढीले साधकों की तरह वास्तव में कई पृथ्वी स्तर के मार्शल कौशलों की खेती नहीं करते थे। स्वर्णिम प्रकाश कवच जैसा रक्षात्मक मार्शल कौशल साधारण आत्मा सागर क्षेत्र साधकों के लिए अभ्यास करने के लिए और भी दुर्लभ है, और यहां तक कि बैंगनी बादल संप्रदाय जैसे संप्रदाय में भी यह अत्यधिक मूल्यवान होगा। इसलिए यह मार्शल कौशल हर दशक में एक बार होने वाली भव्य नीलामी में अंतिम वस्तु के रूप में भी काम कर सकता है। मास्टर, क्या पृथ्वी स्तर का मार्शल कौशल बहुत दिखावटी नहीं है? क्या आपके पास डाक स्तर का कौशल नहीं है? झोंग लिन ने अपने दिल में पूछा। यह सबसे निम्न श्रेणी का युद्ध कौशल है जो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। अफसोस की बात है कि हालांकि बैंगनी बादल संप्रदाय इस द्वीप पर सबसे शक्तिशाली शक्ति है, ये परिधीय द्वीपों में सबसे शक्तिशाली है, और संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय केवल आत्मा भ्रूण क्षेत्र शिखर पर ही साधना कर सकता है, जो इसे वास्तव में शक्तिशाली संप्रदायों द्वारा आयोजित नीलामी से कहीं कमतर बनाता है, लेकिन यह उनका सौभाग्य है। चेन जिया ने गर्व से कहा। चेन जिया की शेखी बघारते हुए झोंग लिन केवल अवाक होकर अपना सिर हिला सका। अपने सामने खड़े खजाना मूल्यांकनकर्ता की ओर देखते हुए झोंग लिन ने सिर हिलाया। इसके मूल्य का आकलन करने में मदद करें। अगर यह मुझे संतुष्ट करता है तो मैं इसे सीधे आपके नीलामी घर को बेचने पर विचार कर सकता हूं, और जो भी कीमत मिलेगी वह मेरे लिए अप्रासंगिक होगी। अगली पर्पल क्लाउड नीलामी कुछ महीने दूर होने के कारण झोंग लिन के पास इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए भले ही उसे थोड़ा नुकसान हो, उसे पहले खुद को स्थापित करने के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स सुरक्षित करने थे। पर्याप्त संसाधनों के साथ कई मामलों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। वरिष्ठ, क्या आप गंभीर हैं? झोंग लिन की बातें सुनकर खजाना मूल्यांकनकर्ता तुरंत उत्साहित हो गया। आखिरकार यह उसके लिए एक महान अवसर था जिससे उसे पर्याप्त लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिली। बिल्कुल, लेकिन कोई भी चालाकी भरा विचार मत रखना, वरना मैं तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। झोंग लिन ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। जैसे ही उसने कहा, चेन जिया अचानक आत्मा पोषण अंगूठी से आत्मा शक्ति के विस्फोट के साथ बाहर आ गया। हालांकि यह केवल एक फ्लैश था, इसने खजाना मूल्यांकनकर्ता के चेहरे को पीला कर दिया, यहां तक कि नीलामी घर में तैनात एक आत्मा सागर क्षेत्र विशेषज्ञ को भी चिंतित कर दिया। नमस्कार वरिष्ठ, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी पर्पल क्लाउड नीलामी ने आपकी उपेक्षा की हो? यदि ऐसा है तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए उसे तुरंत मृत्युदंड दिलवा दूंगा। बैंगनी बादल नीलामी के संरक्षक, एक आत्मा सागर क्षेत्र विशेषज्ञ झोंग लिन की ओर कांपते हुए झुके। अभी अभी जो आत्मिक शक्ति बाहर निकली थी उसने उसे भयभीत कर दिया था। यह एक यूनिलिंग क्षेत्र विशेषज्ञ था, यहां तक कि संप्रदाय मास्टर को भी ऐसे विशेषज्ञ के सामने झुकना पड़ता। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिसे वह या उसका बैंगनी वन संप्रदाय भड़काने का जोखिम उठा सके। कुछ नहीं, मुझे बस उम्मीद है कि वह उचित मूल्य दे सकेगा, झोंग लिन ने शांति से कहा। दोनों ने राहत की सांस ली, मानो उनके कंधों से बोझ उतर गया हो। वरिष्ठ, मैं आपको निश्चित रूप से सबसे उचित मूल्य दूंगा। खजाना मूल्यांकनकर्ता को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मौत से बच गया हो। उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए जल्दी से बात की। वरिष्ठ, यह मार्शल आर्ट गुप्त मैनुअल 15,000 के बराबर है। नहीं, ये 20,000 स्पिरिट स्टोन के बराबर है। क्या आप संतुष्ट हैं? एक गहरी सांस लेने के बाद खजाना मूल्यांकनकर्ता ने कीमत की घोषणा की, लेकिन अनिश्चितता महसूस करते हुए उसने अपने दांत भींचे और 5,000 और जोड़ दिए। सच कहूं तो ये कीमत इस स्वर्ण प्रकाश ढाल की मूल कीमत से कहीं ज्यादा थी। अगर कोई धनी आत्मा सागर क्षेत्र विशेषज्ञ भी नीलामी में आता तो भी इसकी कीमत शायद इतनी ही होती, इससे ज्यादा नहीं। मान गया, चेन जिया ने संदेश प्रेषित किया। झोंग लिन ने भी सिर हिलाया। बुरा नहीं है, चलो इसी कीमत पर चलते हैं। इसके बाद खजाना मूल्यांकनकर्ता ने झोंग लिन को 20,000 आत्मा पत्थर सौंप दिए और उन्हें प्राप्त करने के बाद झोंग लिन परिसर से बाहर चला गया।
झोंग लिन के जाने के बाद बैंगनी वन नीलामी में आत्मा सागर क्षेत्र विशेषज्ञ ने खजाना मूल्यांकनकर्ता के कंधे पर थपथपाते हुए प्रशंसा की। चतुर चाल 2000 आत्मा पत्थर मार्शल आर्ट मैनुअल के मूल्य से अधिक हो सकते हैं, लेकिन ये कई परेशानियों से बचाता है। एक यूनिलिंक क्षेत्र विशेषज्ञ को नाराज कर दो और हम दोनों के लिए ये सब खत्म हो जाएगा। खजाना मूल्यांकनकर्ता ने भी श्रद्धा से भरे चेहरे के साथ कहा, वह वरिष्ठ वास्तव में दुर्जय है। अप्रत्याशित रूप से एक यूनिलिंक क्षेत्र विशेषज्ञ बैंगनी वन शहर में आया और एक गुप्त मैनुअल की नीलामी करने के लिए हमारे नीलामी घर में आया। अविश्वसनीय। गार्जियन का हाथ बीच में ही रुक गया, उसका चेहरा अचानक बदल गया और एक कदम के साथ वह नीलामी घर से सड़क पर गायब हो गया। सड़क पर लोगों की भीड़ थी, लेकिन झोंग लिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस समय खजाना मूल्यांकनकर्ता भी दौड़ता हुआ आया और असमंजस में पूछा, श्रीमान क्या हुआ? धिक्कार है, हम सबको धोखा दिया गया है। गार्जियन का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया था और वह क्रोध से दहाड़ रहा था। हम एक प्रतिष्ठित यूनिलिंक क्षेत्र विशेषज्ञ वह वस्तुओं की नीलामी के लिए बैंगनी बादल शहर में आने के लिए खुद को कैसे कम कर सकता है? नहीं, अभी आत्मा की शक्ति। जरूर कोई विशेष आध्यात्मिक कलाकृति होगी। छोटे चोर, मुझे पकड़ने मत देना, वरना मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ... दूर एक सुनसान गली में झोंग लिन ने अपने शरीर को घुमाया, जिसके साथ एक चटकने की आवाज आई। उसका पूरा कद लंबा हो गया और उसके चेहरे की मांसपेशियां मुड़ गईं, जिससे उसकी पूर्व छवि का कोई निशान नहीं बचा। वाह, ये तो रोमांचकारी था। अभी अभी वह एक आत्मा सागर क्षेत्र विशेषज्ञ था, एक थप्पड़ मुझे मार सकता था। गुरु, कृपया इस तरह की चाल दोबारा मत खेलना। झोंग लिन ने गहरी सांस छोड़ते हुए शिकायत की। तुम्हें किस बात का डर है? मेरी आत्मा की शक्ति से वे तुम्हें केवल यूनिलिंक क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में ही देखेंगे। चेन जिया ने लापरवाही से टिप्पणी की। नकली तो नकली है गुरुजी, आपकी आत्मशक्ति तो बस एक झलक थी। अगर उन्होंने शांति से सोचा होता तो उन्हें कुछ गड़बड़ नजर आती। मुझे लगता है अब तक उन्हें इसका एहसास हो चुका होता। हाँ, वैसे भी बैंगनी बादल शहर में खुद को स्थापित करने के लिए 20,000 आत्मा पत्थर पर्याप्त हैं। 20,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बारे में सुनकर झोंग लिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उसने अपने हाथ में थैली का वजन किया, उसकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। गलतफहमी मत पालें, झोंग लिन थैली को घूर रहा था। वह थैली किसी अनजान जानवर की खाल से बनी थी, पूरी तरह से धूसर काली, अजीबोगरीब आकृतियों से ढकी हुई, हथेली के आकार की। फिर भी इतनी छोटी थैली में 20,000 स्पिरिट स्टोन थे। ध्यान रहे, हर स्पिरिट स्टोन एक लीची के आकार का था। एक भंडारण बैग, या शायद इसे स्थानिक बैग कहा जाता है। केवल एक महान भंडारण बैग ही ऐसा कर सकता है। आत्मा के पत्थर संचरण सरणियां, अब एक भंडारण कलाकृति आ रही है। अगर झोंग लिन को अपने अंदर जन्मजात सच्ची ची का संचार महसूस न होता तो उसे गंभीरता से लगता कि यह एक अमर साधना जगत है। अन्यथा ऐसे संयोग। ये सिर्फ एक स्टोरेज बैग है, अंदर की जगह बहुत छोटी है, बस कुछ स्पिरिट स्टोन्स के लिए काफी है। अब जब आपके पास 20,000 स्पिरिट स्टोन्स हैं, तो आप दुकानों पर जाकर एक बेहतर स्पेस रिंग खरीद सकते हैं। चेन जिया के शब्दों को अनदेखा करते हुए झोंग लिन ने उसमें सच्ची क्यूई का एक अंश डाला और तुरंत उसे महसूस हुआ कि वह एक संकीर्ण स्थान में प्रवेश कर गया है। वह स्थान वास्तव में छोटा था, एक सूटकेस के समान, जिसमें न ऊपर न नीचे, न आगे न पीछे, और कोने में स्पिरिट पत्थरों का ढेर पड़ा था। इन स्पिरिट स्टोनों में निहित ऊर्जा अत्यंत प्रचुर थी। ब्लैक विंड फॉरेस्ट में प्राप्त ऊर्जा से अधिक शुद्ध और प्रचुर थी। प्रत्येक टुकड़ा आकार में समान था, स्पष्ट रूप से विशेष रूप से काटा गया था। आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। झोंग लिन ने रात रुकने के लिए तुरंत एक सराय ढूंढ ली। अगली सुबह उन्हें एक दलाल, एक बिचौलिया मिला, जिसने बाहरी शहर में स्थित विंड विलो एली नामक गली में एक आंगन किराए पर ले लिया। आंगन बहुत शांत था, एक छोटा पुल और बहता पानी था। गोदाम, खेती का कमरा और रसोईघर सभी उपलब्ध थे। मार्शल कलाकार, विशेष रूप से मार्शल आर्ट को निखारते समय, बहुत शोरगुल मचाते हैं, इसलिए ये प्रांगण अलग अलग बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रांगण के बीच 10 मीटर की दूरी है, एकल द्वार वाले और स्वतंत्र हैं, तथा इनमें उत्कृष्ट गोपनीयता है। मार्शल कलाकार निजता को महत्व देते हैं, कोई नहीं चाहता कि उनकी मार्शल आर्ट चोरी हो जाए, इसलिए यह उचित है, बस जमीन का उपयोग थोड़ा कम है। झोंग लिन ने घर से बाहर निकलने से पहले आंगन में चक्कर लगाया, अन्य मेजों और कुर्सियों को देखा और सोचा कि क्या खरीदना चाहिए।
कल अपनी आत्मा शक्ति का एक हिस्सा खर्च करने के बाद चेन जिया अब आत्मा पोषण रिंग में छिपा हुआ सो रहा था। तभी बगल का आंगन खुल गया और एक पुरुष और एक महिला, जो दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट थे, बाहर निकले। वह आदमी 50 से अधिक का लग रहा था, लेकिन वह लंबा और हट्टा कट्टा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और उसकी पीठ पर एक बड़ा चाकू था। उसका चेहरा लाल था और जोश भरा था। वह जन्मजात मार्शल कलाकार था। हालांकि वह महिला द्वितीय श्रेणी मेरिडियन पैसेज क्षेत्र साधना के साथ छोटी और सुंदर थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे, अंतरंग लग रहे थे, फिर भी एक बूढ़े पति और जवान पत्नी की तरह सौंदर्य और पशु जैसा माहौल बना रहे थे। झोंग लिन को देखकर दोनों अचंभित रह गए। आप दोनों को नमस्कार, मैं झोंग लिन हूँ, अभी अभी यहाँ किराए पर आया हूँ, अब से हम पड़ोसी रहेंगे। झोंग लिन मुस्कुराया, अपने हाथ जोड़े और सलाम किया। आंतरिक रूप से वह आश्चर्यचकित था। कोई आश्चर्य नहीं कि लोकसिंह द्वीप समूह छिपे हुए बाघों और ड्रैगन से भरा हुआ था। यहाँ तक कि बाहरी शहर में भी कोई भी यादृच्छिक पड़ोसी एक जनजात स्तर का मार्शल कलाकार निकला। तो ये भाई झोंग है, मैं गाओ शिन हूँ और यह मेरी पत्नी जूबिन है। गाओ शिन ने अच्छी हंसी के साथ अपना परिचय दिया, उनकी आवाज ऊंची थी। तो ये भाई गाओ और मैडम जू हैं। झोंग लिन ने अपना धैर्य बनाए रखा और तीनों के बीच अभिवादन के बाद वे अपने अपने रास्ते चले गए। समय उड़ता चला गया, 2 महीने बीत गए। झोंग लिन पर्पल क्लाउड सिटी में बस गया है और विंड विलो एली के पड़ोसियों से परिचित हो गया है। गाओ शिन दंपत्ति के अलावा उसके एक और पड़ोसी तांग जुयुआन के साथ भी अच्छे संबंध हैं, जो एक प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट है। लोकसिंह द्वीप समूह के अनुसार वह प्रसवोत्तर पूर्णता में है और किसी भी समय स्वर्ग और पृथ्वी के पुल को तोड़कर जनजात क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। पर्पल फॉरेस्ट में बसना आसान नहीं है। गाओ शिन दंपति अपने पति की गहन साधना पर निर्भर रहते हैं। वे समुद्री जीवों का शिकार करने के लिए अक्सर समुद्र की यात्रा करते हैं। समुद्री जानवर जुवान गुई महाद्वीप के उत्परिवर्ती जानवरों के समान हैं, लेकिन वे अधिक परेशान करने वाले हैं क्योंकि वे समुद्र में रहते हैं। जहां तक तांग जुयुआन की बात है, वह एक मोती संग्राहक है जो उथले पानी में मोती इकट्ठा करती है। इन मोतियों में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। इन्हें औषधि के रूप में या कीमिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे दिव्य महिला आदि मोती झोंग लिन ने पहले देखा था। पर्पल फॉरेस्ट सिटी में किराया महंगा है और लंबे समय तक रहने वाले मार्शल आर्टिस्ट के पास कुछ कौशल होना चाहिए। कौशल के बिना प्रयास करना होगा। इन 2 महीनों के दौरान झोंग लिन बैंगनी वन नगर में घूमता रहा, आंतरिक और बाहरी दोनों नगरों की खोज करता रहा। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये दुनिया उसकी कल्पना की साधना की दुनिया नहीं है, क्योंकि तथाकथित साधना 100 कलाओं में केवल कीमियागर ही शामिल हैं, और वहां एरे मास्टर्स, कलाकृति परिशोधकों या तावीज मास्टर्स का कोई नामोनिशान नहीं है। हथियार लोहार की दुकान में बनाए जाते हैं। झोंग लिन खास तौर पर देखने के लिए अंदर गया था। ये सामान्य लोहारी ही है, बस जुवान गुई महाद्वीप की तुलना में बेहतर सामग्री से, यहाँ तक कि मिश्र धातु तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। तलवार बनाने वालों द्वारा प्रयुक्त ज्वालाएं सच्ची क्यूई से संघनित होती हैं, जिससे अनेक अवैज्ञानिक या कालभ्रमित वस्तुओं को आसानी से तैयार किया जा सकता है। जहां तक स्टोरेज बैग और ट्रांसमिशनरी की बात है, वे वॉर्डस्टोन नामक किसी चीज से बनाए जाते हैं। जब तक पर्याप्त वॉर्डस्टोन और कुछ पेशेवर तकनीशियन उपलब्ध हों, तब तक इन्हें बनाया जा सकता है, न कि एरे से, जैसा कि कल्पना की जाती है। ये वास्तव में एक उच्च मार्शल दुनिया है, न कि वह साधना दुनिया जिसकी उसने कल्पना की थी। हालांकि वह निराश नहीं था, ये तो बस एक खोज थी। ये साधना जगत है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं भी है, तो भी यह एक उच्च मार्शल जगत है। उसके सस्ते गुरु चेन जिया के अनुसार पौराणिक उच्चतम लोक तक पहुंचने से व्यक्ति दिव्य लोक तक पहुंच सकता है। इन 2 महीनों के दौरान झोंग लिन केवल भ्रमण ही नहीं कर रहा था, उसने लोकसिंह द्वीप समूह की रसायन विज्ञान प्रणाली का अध्ययन भी किया। यह मूलतः जुवान गुई महाद्वीप के समान ही है, लेकिन इसमें विभिन्न ग्रेडों के विभिन्न प्रकार के अमृत हैं तथा यह अधिक समृद्ध है। उदाहरण के लिए 6ठी श्रेणी क्यूई रक्त क्षेत्र में साधना के लिए क्यूई रक्त गोलियों के अलावा रक्त जमावट गोलियां, पीली ड्रैगन गोलियां, मूल स्थान पर लौटने वाली गोलियां आदि भी हैं। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के उपचार, विषनाशक और पालतू जानवरों के आहार के लिए अमृत भी उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि ब्रेकथ्रू गोलियां भी बिकती हैं, हालांकि बहुत महंगी, लेकिन जुवान गुई महाद्वीप पर कुछ न मिलने से तो बेहतर ही है। गोली भट्ठी खरीदने के बाद झोंग लिन ने अपनी कीमियागिरी का प्रयास शुरू किया।
एक कारण तो 5वीं कक्षा के कीमियागर के अमृत नुस्खे हासिल करने का तरीका ढूंढना था, दूसरा कारण स्थानीय सत्ता संरचनाओं में एकीकृत होना था। कौन सा पेशा विभिन्न शक्तियों को कीमिया से अधिक आसानी से एकीकृत करता है? कीमिया कक्ष में झोंग लिन ने अपने सामने बैंगनी जेड भट्टी को देखा, उसकी आंखों में एक मुस्कान तैर रही थी। अगले ही पल उसने उसे धीरे से अपने हाथ से थपथपाया। भट्टी का ढक्कन खुल गया और कई गोलियां उड़कर उसके हाथ में आ गिरी। जल्दी से आना। एक गोली फट गई और काली राख में बदल गई। एक अन्य गोली की सतह पर भूरे रंग का निशान दिखाई दिया, जो कि घटिया गुणवत्ता वाला अमृत था। अंततः मैं रंग फिक्सिंग गोली बनाने में सफल रहा और इसमें केवल 2 प्रयास लगे। होस्ट झोंग लिन। कौशल लाल ज्वाला तकनीक पूर्ण स्तर 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर। तकनीक सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर। विविध कीमिया 4वीं कक्षा का अमृत पूर्ण स्तर रंग ठीक करने वाली गोली शुरुआती। कौशल अंक अनंतता। रंग ठीक करने वाली गोली भी 4थी श्रेणी के अमृतों में से एक है और इसके सेवन के बाद ये 20 वर्षों तक किसी के रूप को ठीक कर सकती है। 20 वर्षों के बाद इसका निरंतर सेवन आवश्यक है। हालांकि कई साधना तकनीकें रूप रंग बनाए रखने में कारगर होती हैं, फिर भी उनकी तुलना रंग रूप निखारने वाली गोली से कैसे की जा सकती है? हालांकि इसका असर स्थायी नहीं होता, बल्कि यह केवल 20 साल तक ही काम करता है, फिर भी कई महिला मार्शल आर्टिस्ट इसका इस्तेमाल करती हैं। एक विचार के साथ सिस्टम पैनल पर शुरुआती स्तर पूर्ण स्तर पर बदल गया, जिससे झोंग लिन के दिमाग में कलर फिक्सिंग पिल को परिष्कृत करने की अनगिनत तकनीकों और अनुभवों की बाढ़ आ गई। उन्होंने पुनः शोधन शुरू किया और आधे घंटे के बाद बैंगनी जेड कड़ाई से 9 पूर्ण रंग फिक्सिंग गोलियां निकली, जिनमें से प्रत्येक गोल पूर्ण, शक्तिशाली और उच्च श्रेणी की थी। उसने उन्हें रखने के लिए एक जेड बोतल ढूंढी, खड़ा हुआ, दरवाजा खोला और सीधे पर्पल क्लाउड सिटी की सबसे बड़ी अमृत दुकान शुयुन बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। मैं मिस्टर झोंग बोल रहा हूँ। क्या आप फिर से जड़ी बूटियां खरीदने आए हैं? शुयुन बिल्डिंग के मैनेजर ने भी झोंग लिन का मुस्कुराकर स्वागत किया, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि यह मुस्कुराहट उपहास से भरी थी। 3 दिन पहले झोंग लिन शुयुन बिल्डिंग में पर्पल जेड फनेस और कुछ कीमिया जड़ी बूटियां खरीदने आया था। हालांकि झोंग लिन ने यह नहीं बताया कि ये किस लिए है, लेकिन एक मैनेजर होने के नाते वह कैसे नहीं देख सकता था। अपने मन में उसने पहले ही झोंग लिन को स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से अनभिज्ञ व्यक्ति के रूप में चिन्हित कर लिया था। कौन सा अल्केमिस्ट किसी बड़ी ताकत से विकसित नहीं होता? जंगली अल्केमिस्ट तो असल में होते ही नहीं, झोंग लिन जैसे नंगे होंठ वाले नौजवान की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि चूंकि वह मिलने आया था, उसे फिर भी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करना पड़ा। पिछली बार झोंग लिन ने उससे सैकड़ों स्पिरिट स्टोन्स की जड़ी बूटियां खरीदी थी, खासकर पर्पल जेड फनेस, जिसकी कीमत 500 स्पिरिट स्टोन्स थी। झोंग लिन ने स्वाभाविक रूप से प्रबंधक के तिरस्कार को नोटिस किया और अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ मेज पर दर्जनों जेड की बोतलें दिखाई दी। कुछ दिन पहले झोंग लिन ने एक विशाल स्थान वाला 100 घन मीटर से भी अधिक का नया स्टोरेज ब्रेसलेट खरीदा था। इसके अलावा अंतरिक्ष उपकरणों को शायद ही कभी अंगूठियों में ढाला जाता है। आखिरकार यह एक मार्शल आर्ट की दुनिया है, जहां मुख को हथेलियों, हुकों और पंजों से किया जाने वाला नजदीकी मुकाबला सबसे बुनियादी मार्शल आर्ट है। अंगूठियां पहनना मुसीबत को न्योता देना है, जिससे अक्सर अनजाने में नुकसान हो जाता है। नमस्ते मैनेजर वू, मैं आज यहां अमृत बेचने आया हूं। क्या शुयुन बिल्डिंग इन्हें खरीदती है? झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैनेजर वो अचानक कुर्सी से उठ बैठे, उनका हाथ कांप रहा था, वे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, जिससे कुछ बाल लगभग उखड़ने ही वाले थे। मैनेजर वू ने काउंटर पर रखी जेड की बोतलों को देखा, फिर झोंग लिन की ओर देखा और कहा, मिस्टर झोंग एक पिल मास्टर हैं। झोंग लिन ने और कुछ नहीं कहा, केवल जेड की बोतलों की ओर इशारा किया। मैनेजर वू ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जेड की बोतलों को खोलकर एक एक करके उनका निरीक्षण किया। झोंग लिन ने पहले लोकसिंह द्वीप समूह की जड़ी बूटियों का अन्वेषण किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे जुवान गुई महाद्वीप की जड़ी बूटियों से भिन्न हैं, और उन्होंने प्रथम श्रेणी की अस्थि सुदृढ़ीकरण गोलियां, द्वितीय श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियां, 5 आत्मा गोलियां, लाल रक्त गोलियां, तृतीय श्रेणी की महाकायावर्धक गोलियां, मध्याह्न रेखा खोलने वाली गोलियां, शुद्ध सार गोलियां और चतुर्थ श्रेणी की रंग स्थिर करने वाली गोलियां, 4 श्रेणियों के अमृतों की एक पूरी श्रृंखला को परिष्कृत किया था। यही कारण है कि उसने पहले जड़ी बूटियों की खरीदारी पर इतने सारे आत्मा रत्न खर्च किए थे।
इस क्षण मैनेजर वू भी हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि झोंग लिन द्वारा प्रस्तुत किए गए अमृत पूरी तरह से प्रभावोत्पादक और पुनर्तः संतुलित थे। हालांकि कुछ में प्रभाव की थोड़ी कमी थी, बाकी सभी उत्तम श्रेणी के थे। बेशक ये झोंग लिन की ओर से जानबूझकर किया गया था। थोड़ी देर बाद मैनेजर वू ने गहरी सांस ली, झोंग लिन को माफी मांगते हुए प्रणाम किया और कहा, मैं ताइशान को पहचानने में विफल रहा और पिल मास्टर झोंग से क्षमा मांगता हूं। झोंग लिन ने अपने हाथ में रखे स्टोरेज बैग को थपथपाया, उसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। हुनरमंद लोग जहां भी जाते हैं खाने की चिंता नहीं करते। शुइयुन बिल्डिंग को ये अमृत बेचने के बाद झोंग लिन ने पहले औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने में जो स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे वे सब वापस मिल गए, और यहां तक कि 10 गुना वापस भी मिले। कौशल का यही अर्थ है। क्या पिल मास्टर झोंग हमारे शुइयुन बिल्डिंग में अतिथि एल्डर बनने के लिए तैयार होंगे? मैनेजर वू ने आत्मा पत्थर वितरित करने के बाद पूछा। पिल मास्टर झोंग, आप शायद यह नहीं जानते होंगे क्योंकि आप पर्पल क्लाउड सिटी में नए हैं। शुइयुन बिल्डिंग पर्पल क्लाउड सेक्ट द्वारा संचालित है और यह पूरे शहर में पिल मास्टर्स का सबसे बड़ा जमावड़ा स्थल है। जब तक आप शुइयुन बिल्डिंग के अतिथि एल्डर बने रहेंगे, कोई भी आपको उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि आपको पर्पल क्लाउड सेक्ट का संरक्षण प्राप्त होगा। इसके अलावा आप भविष्य में आंतरिक मूल्य पर जड़ी बूटियां खरीद सकते हैं और आपके रसायन विज्ञान कौशल को बेहतर बनाने के लिए पिल मास्टर अनुभवों का मासिक आदान प्रदान होगा। झोंग लिन ने अपनी हरकतें रोक दी, अंदर से खुशी का एक उफान महसूस कर रहा था। उसकी सारी मेहनत ऐसे ही मौके के लिए थी। बैंगनी बादल संप्रदाय 81वें द्वीप पर हावी है, उनसे जुड़ना ही बेहतर स्प्रिंग बोर्ड पाने का एकमात्र तरीका है। इसके अलावा जुआन बुई महाद्वीप पर सर्वोच्च कीमियागर विरासत केवल 4वीं कक्षा तक ही पहुंचती है, लेकिन झोंग लिन को 5वीं कक्षा के कीमियागर बनने के लिए किसी संगठन में शामिल होना होगा। अपने भीतर के उत्साह को दबाते हुए झोंग लिन ने जानबूझकर अपनी भौहें सिकुड़ी और झिझकते हुए कहा, अधिकार और कर्तव्य हमेशा समान होते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं मैनेजर वू, अगर मैं शुइयुन बिल्डिंग में अतिथि एल्डर बन जाता हूं तो मुझे क्या योगदान देना होगा? क्या मुझे किसी भी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा? मैनेजर वू ने यह सुनकर महसूस किया कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। खुशी से कहा, पिल मास्टर झोंग, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। एक अतिथि एल्डर पर प्रतिबंध महत्वपूर्ण नहीं है। केवल जब कोई प्रबंधक पद पर आगे बढ़ता है तो शुइयुन बिल्डिंग में सख्त प्रतिबंध होते हैं। क्या अतिथि बुजुर्ग का दर्जा उन्नत किया जा सकता है? झोंग लिन ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, शुइयुन बिल्डिंग के अतिथि एल्डर्स 3 स्तरों में विभाजित हैं और स्तर के आधार पर आपके पास संसाधन खरीदने की पहुंच है। 4वीं श्रेणी के कीमियागर के रूप में पिल मास्टर झोंग दूसरे स्तर के अतिथि एल्डर हो सकते हैं। वार्षिक कीमिया आवश्यकताओं के एक हिस्से को पूरा करने के अलावा कोई अन्य मांग नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शुइयुन बिल्डिंग किसी संकट का सामना करती है तो आप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। बेशक ये युद्ध में जाने के बारे में नहीं है, इसके बजाय ये युद्ध के समय में अधिक अमृत तैयार करने के बारे में है, मैनेजर वू ने समझाया। लोकसिंह द्वीप समूह कभी भी सुरक्षित स्थान नहीं रहा है। यहाँ शुआन बुई महाद्वीप की तुलना में योग्यतम की उत्तरजीविता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। द्वीपों के बीच संसाधनों को लेकर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। हालांकि संयम तो है क्योंकि सेवन स्टॉस संप्रदाय उनकी देखरेख करता है, हालांकि दैनिक दबाव अभी भी मौजूद है। कुछ चर्चा के बाद झोंग लिन अंततः शुइयुन बिल्डिंग का अतिथि एल्डर बन गया। उसने अपना असली नाम दर्ज कराया, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तलवार के आकार के फॉन्ट के साथ नक्काशीदार लकड़ी की पट्टिका प्राप्त की और वस्त्र का एक सेट प्राप्त किया। अंततः मैनेजर वू ने उन्हें सम्मानपूर्वक शुइयुन बिल्डिंग से बाहर निकाला। भाई झोंग वापस आ गया है। भाई झोंग वास्तव में एक कीमियागर है। विंड विलो गली में लौटने पर झोंग लिन ने गाओ शिन और उसकी पत्नी को मोती इकट्ठा करने वाले तांग जुयुआन के साथ गली में बातें करते देखा। ये स्पष्ट नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे थे क्योंकि तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी, खासकर तांग जुयुआन जिसकी मुस्कान हमेशा की तरह दीप्तिमान थी। हरे रंग की पोशाक पहने तांग जुयुआन की उम्र 20 या 30 के आसपास लग रही थी। उसके अंडाकार चेहरे पर सौम्यता और नेक स्वभाव झलक रहा था। उसकी त्वचा बेहद गोरी थी, जो लंबे समय तक धूप में न रहने की वजह से थी। तीनों ने झोंग लिन के आगमन पर सहजता से उसका स्वागत किया, लेकिन जब उन्होंने झोंग लिन के भूरे भूरे वस्त्र को देखा तो वे दंग रह गए। ये वस्त्र अपने आप में उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी छाती पर 4 बैंगनी बादलों का निशान था।
ये बैंगनी बादल संप्रदाय के कीमियागरों के लिए एक अनूठा प्रतीक है और कोई भी 81वें द्वीप पर जहां यह संप्रदाय रहता है इसका प्रतिरूपण करने का साहस नहीं करता। झोंग लिन ने सिर हिलाया। भाई गाओ, मिस्तांग। गाओ शिन पूरी तरह से हैरान था। भाई झोंग, आप एक कीमियागर हैं, एक चौथी श्रेणी के कीमियागर। शू बिन अपने पति के सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश बह रहा था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसकी नजरें झोंग लिन पर टिकी थीं। झोंग लिन मुस्कुराया और बोला, मैं अभी अभी पर्पल क्लाउड सिटी पहुंचा हूं और आज ही शुयुन बिल्डिंग में शामिल हुआ हूं। मेरा इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दो, भाई गाओ। नहीं नहीं भाई झोंग, आप एक युवा चौथी कक्षा के कीमियागर हैं, एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़े गांव के पड़ोसी के रूप में एक कीमियागर होगा। अगर मैंने उन्हें बताया तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, गाओशिन ने गर्मजोशी से कहा। उसका स्वर प्रशंसा से भरा हुआ था। उसे अपने पहले के उदासीन स्वर पर पछतावा था, जिसने पहले उससे दोस्ती करने का मौका नहीं गंवाया। तांग जुएयुआन ने झोंग लिन को कुछ दुख के साथ देखा। मास्टर झोंग ने इसे अच्छी तरह से छुपाया है। एक कीमियागर, और वह भी चौथी श्रेणी का कीमियागर, बैंगनी बादल शहर में एक असाधारण व्यक्ति है, मेरे विपरीत, जो हर दिन केवल मोती इकट्ठा कर सकता है, तत्वों के संपर्क में रहता है, मुश्किल से कोई सोना या चांदी कमाता है। स्पिरिट स्टोन की तो बात ही छोड़ दें, मैं अब मुश्किल से किराया भी दे सकता हूं। एक पल के लिए झोंग लिन को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। क्या वो ये कह रही थी कि वो उसका किराया दे, या शायद साथ रहने लगे। झोंग लिन ने तांग जुएयुआन के आकर्षक फिगर पर नजर डाली, मुस्कुराया, कुछ अनौपचारिक शब्दों का आदान प्रदान किया, फिर अपने आंगन में लौट आया और दरवाजा बंद कर दिया। गाओ शिन ने आह भरी। सच में, लोगों को दिखावे से नहीं आंका जा सकता। किसने सोचा होगा कि भाई झोंग एक कीमियागर है। अगर मुझे पता होता कि वह पहली बार यहाँ आया है तो मैं उससे दोस्ती कर लेता, शायद साधना के लिए जरूरी अमृत पर छूट भी मिल जाती। अभी बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है। ये सर्वविदित है कि कीमियागर बहुत अमीर होते हैं। कौन जाने मास्टर झोंग यहाँ कब तक रहेंगे। तांग जुएयुआन ने अपने लाल होठों को चाटा, उसकी आंखों में जलन थी, मानो शिकार को देख लिया हो। पति, क्या आपने कल एक सींग वाला पोम्फ्रेट नहीं पकड़ा? क्यों न मैं आज रात खुद खाना बनाऊं और मास्टर झोंग को आमंत्रित करूं, जू बिन ने धीरे से सुझाव दिया। गाओ जिन की आंखें चमक उठी और उसने जू बिन की पतली कमर को गले लगाया, उसे जमकर चूमा और दिल खोलकर हंसा। पत्नी, तुम विचारशील हो, मैं अभी उसे आमंत्रित करने जाऊंगा। सींग वाला पोम्फ्रेट, बड़ा भाई गाओ उदार है, तांग जुएयुआन ने आश्चर्य से कहा। समुद्र में उत्परिवर्ती जानवर और खजाना मछलियां पाई जाती हैं। सींग वाला पोम्फ्रेट ऐसी ही एक खजाना मछली है, जिसके सिर पर गाय जैसे सींग होते हैं, जो वज्र के समान कठोर और बहुत तेज होती है। इसके शरीर में एक विशेष रक्तरेखा होती है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती है, जिसका सेवन करने से मार्शल आर्टिस्टों को बहुत लाभ होता है। पर्पल क्लाउड सिटी में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, एक के लिए कम से कम 5 स्पिरिट स्टोन मिलते हैं। गाओ शिन ने हाथ हिलाते हुए हंसते हुए कहा, ये चीज वैसे भी हमारे खाने के लिए है। अगर हम झोंग लिन से दोस्ती कर सकें तो यह अपनी कीमत के लायक है। बहन तांग, आज रात हमारे साथ शामिल हो जाओ। धन्यवाद बड़े भाई गाओ, तांग जुएयुआन मुस्कुराया। ऐसा कहकर उसने अपने कूल्हों को हिलाया और अपने आंगन में लौट आए। उसका शरीर इतना भरा हुआ था कि गाओशिन अपनी नजरें नहीं हटा सका। शायद यह एक भ्रम था। उसने देखा कि वक्र और भी अधिक भरे हुए लग रहे थे, मानो वह स्पष्ट रूप से देख पा रहा हो। विचारों में खोए हुए अचानक उसकी कमर में तेज दर्द उठा। पता ही नहीं चला कि कब 2 फिंगर जेन ऊपर चढ़ गया। मुश्किल से मुड़ा था, फिर भी बहुत दर्द हो रहा था। क्या यह अच्छा लग रहा है? पत्नी, शांत हो जाओ। पत्नी, शांत हो जाओ, मैं नहीं देख रहा था। क्या ये गोल है? ये गोल है। आह, दर्द है। शाम। झोंग लिन ने गाओ जिन और उनकी पत्नी से मिलने के लिए उपहार के रूप में एक बोतल परिष्कृत अमृत लाया। शू बिन ने खुद खाना बनाया, गाओ शिन ने शराब परोसी और तांग जुएयुआन उनके साथ था और चापलूसी से बातें कर रहा था। भोज के अंत तक सभी लोग काफी खुश थे। झोंग लिन ने भी पहली बार तथाकथित ट्रेजर फिश का स्वाद चखा, जो पानी में आध्यात्मिक औषधि के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के लिए सचमुच योग्य थी। इसकी बनावट नाजुक थी, स्वाद ताज़ा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसे पीने के बाद उसके शरीर में एक विशेष ऊर्जा का संचार हुआ, जिसका वास्तव में उसके भौतिक शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रणाली। होस्ट झोंग लिन।
कौशल ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर अपूर्ण शुरुआती लाल लो तकनीक पूर्ण स्तर 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर। कौशल सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर। विविध कीमिया चौथी कक्षा का अमृत पूर्ण स्तर। कौशल अंक अनंतता। जैसे ही सींग वाली मछली उसके पेट में घुसी, झोंग लिन के कपड़ों के नीचे की मांसपेशियां ऐसे फड़की जैसे कोई चूहा अंदर घुस रहा हो। जल्द ही वह शांत हो गया और उसने अपने भौतिक शरीर को भी मजबूत महसूस किया। आश्चर्यजनक रूप से ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी साधना तकनीक भी शुरू हो गई थी। भाई झोंग, अगर आप भविष्य में ट्रेजर फिश खाना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। हो सकता है कि मेरे पास अन्य क्षमताएं न हो, लेकिन जब समुद्री जानवरों का शिकार करने और ट्रेजर फिश पकड़ने की बात आती है, तो अगर मैं कहता हूं कि मैं दूसरे स्थान पर हूं, तो कोई भी पहले स्थान का दावा करने की हिम्मत नहीं करता। गाओ शिन की चौड़ी हथेली ने उसकी छाती पर जोर से थपथपाया, जिससे एक धीमी आवाज आए। यदि यह पहले होता तो झोंग लिन ने शायद कुछ नहीं कहा होता, लेकिन अब यह महसूस करते हुए कि यह ट्रेजर फिश वास्तव में ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी की खेती में सहायता करती है, वह स्वाभाविक रूप से अवसर को खोना नहीं चाहता था। झोंग लिन ने अपना वाइन ग्लास उठाया और कहा, सच कहूं तो भाई गाओ, मैं हाल ही में एक शारीरिक मार्शल आर्ट तकनीक सीख रहा हूं और मुझे अपने शरीर को पोषण देने के लिए इस ट्रेजर फिश की जरूरत है। रोजाना मछली बाजार जाना बहुत तकलीफदेह है और हो सकता है कि मुझे हमेशा कुछ न मिले। भाई गांव के कौशल वाकई जीवन रक्षक हैं। भविष्य में अगर आपको कोई ट्रेजर फिश मिले तो बेझिझक उसे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उसे बहुत कम दामों पर अमृत के बदले बेच दूंगा। गाओ शिन का चेहरा खुशी से खिल उठा, क्योंकि यही वो पल था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। इस भोज का मकसद झोंग लिन के साथ रिश्ता मजबूत करना था और अब अंदरूनी कीमत के अमृत के साथ ये दोहरी खुशी थी। भाई झोंग, सीधे सादे। आओ, मैं पीता हूं, तुम अपना समय लो। उसने शराब का प्याला पी लिया, उसका उत्साह उमड़ रहा था। तांग जुयुआन, जो किनारे पर खड़ी होकर सुन रही थी, उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, युवा मास्टर झोंग, मैं भी आपके लिए एक टोस्ट पेश करती हूँ। बोलते हुए उसने अपना गिलास उठाया, उसमें से शराब गटक ली और फिर अपने लाल होठों से शराब के अवशेष चाट लिए, जिससे उसका मोहक आकर्षण ऐसा था कि किसी का भी दिल जल उठता। विशेष रूप से गाओ शिन, जो बूढ़ा होने के बावजूद अभी भी एक युवा दिल रखता था, तांग जुयुआन की छाती के सामने बर्फ सफेद विस्तार को गौर से देख रहा था, अवचेतन रूप से निगल रहा था, अपनी पत्नी की बढ़ती गहरी अभिव्यक्ति से पूरी तरह अनजान था। झोंग लिन भी मुस्कुराया, अपना गिलास उठाया और धीरे से एक घूंट लिया। भोज आधी रात के करीब खत्म हुआ। गाओ शिन खुद दोनों को बाहर ले गए। झोंग लिन ने पहले से ही नशे में धुत तांग जुयुआन को सहारा देते हुए बाहर निकलते हुए देखा। शराबी का इरादा शराब में नहीं है। कितने अफसोस की बात है। बढ़ती हुई नजदीक आती आकृति को देखकर गाओ शिन की आंखों में ईर्ष्या भर गई। क्या अफसोस की बात है? जू बिन की धीमी आवाज पीछे से आई। गाओ शिन का नशा अचानक कम हो गया और उसने गंभीरता से कहा, यह अफसोस की बात है कि भाई झोंग, युवा और हृष्ट पुष्ट होने के बावजूद आज रात तांग जुयुआन के जाल में फंस सकता है। हम्फ, जू बिन ने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा, वह तांग जुयुआन एक सभ्य महिला नहीं है। मैंने सुना है कि बाहरी इलाकों में कई पुरुष मार्शल कलाकार उसकी वजह से द्वंद्वयुद्ध करते हैं। आपको भविष्य में उससे दूर रहना चाहिए। हाँ, इस समय युगल के नाटक को नजरअंदाज करते हुए तांग जुयुआन लगभग पूरी तरह से झोंग लिन पर लटकी हुई थी। तांग जुयुआन कोई नाजुक औरत नहीं थी। अपनी मार्शल आर्ट की उपलब्धियों के कारण वह बेहद लंबी और सुडौल थी। पतलेपन, गोलाई और दृढ़ता का एक बेहतरीन मिश्रण, पके आड़ू जैसा आकर्षण, दूसरों को उसे निगल जाने के लिए ललचाता हुआ। अपनी हथेली से आती कोमलता को महसूस करते हुए झोंग लिन अनुभवहीन नहीं था। वह तांग जुयुआन के कान के पास झुका, धीरे से फूंका और धीरे से बोला, मिस तांग, मेरे घर पर एक बिल्ली है जो बैकफ्लिप कर सकती है। उसे देखना चाहोगी? नशे में धुत तांग जुयुआन भी हैरान रह गया। एक बिल्ली जो बैकफ्लिप कर सकती है? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या था, केवल बहाना ही मायने रखता था। झोंग लिन ने तुरंत उसे कमर से उठाया और लात मारकर दरवाजा खोल दिया। ... रात ने आकाश को ढक लिया था। कमरे में केवल एक लाल मोमबत्ती जल रही थी। गर्म मोमबत्ती की रोशनी में बिस्तर पर लेटे हुए एक आदमी से लिपटे हुए गोरे कोमल शरीर को धुंधला सा देखा जा सकता था। उसके चिकने कंधे मजबूत बाहों से जकड़े हुए थे और तांग जुयुआन के बाल पसीने से तर थे और उसका चेहरा लाल हो गया था। युवा मास्टर, मुझे भगवान कहो।
भगवान। तांग जुएयुआन ने झोंग लिन की ओर आंखें घुमाई और प्यार से पुकारा। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, झोंग लिन ने उसका सिर नीचे दबा दिया। तांग जुएयुआन समझ गई, उसने मुंह बनाया लेकिन फिर भी वह कंबल के नीचे खिसक गई। झोंग लिन भावशून्य चेहरे के साथ पीठ के बल लेटा हुआ था, उसकी आंखें लापरवाही से उसकी उंगली पर बंधी काली लोहे की अंगूठी पर टिकी हुई थीं। प्रणाली। होस्ट झोंग लिन। कौशल ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर पूर्ण स्तर लाल लो तकनीक पूर्ण स्तर 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर। कौशल सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर। विविध कीमिया चौथी कक्षा का अमृत पूर्ण स्तर। कौशल अंक अनंतता। कौशल पैनल में नया ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर शामिल किया गया तथा कोष्ठक में अपूर्ण शब्द गायब हो गया। ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी एक पृथ्वी स्तरीय निम्न श्रेणी की साधना तकनीक है। यह कोई क्यूई साधना पद्धति नहीं है, बल्कि भौतिक शरीर को संयमित करने हेतु एक शारीरिक शोधन दिव्य कौशल है। यह मुख्यतः शक्ति का विकास करता है, जिसे 9 परतों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सफलता साधक की शक्ति को अत्यधिक बढ़ाती है। 9वीं परत तक पहुंचने पर शरीर एक ड्रैगन हाथी जैसा दिखता है, जो एक ही मौके से पहाड़ों और समुद्रों को चीर सकता है। हाल के दिनों में झोंग लिन आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया था, क्योंकि वह इस मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। केवल 3 दिन पहले ही वह इसकी मूल बातें समझ पाया था और फिर इसे अपने कौशल पैनल में समेकित कर पाया था। झोंग लिन पृथ्वी स्तर की निम्न कोटि की साधना तकनीक तो सीख ही नहीं सकता था। यह उसके सुविधाभोगी गुरु चेन जिया द्वारा दी गई थी। उसके शब्दों में, लोकसिंह द्वीप समूह के सबसे शक्तिशाली संप्रदाय 7 सितारा संप्रदाय की मूल साधना तकनीकें भी पृथ्वी स्तर की निम्न कोटि की ही हैं। इस साधना तकनीक के माध्यम से चेन जिया के सच्चे इरादे स्वयं प्रकट होने लगे। चेन जिया द्वारा दिया गया ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर अधूरा था। 9वीं परत तक साधना करने पर भी, ड्रैगन हाथी की अपार शक्ति प्राप्त करने पर भी शरीर में एक कमजोरी बनी रहती। यदि इस कमजोरी पर आक्रमण किया जाता तो दिव्य कौशल को आसानी से तोड़ा जा सकता था। सिस्टम पैनल की सहायता से झोंग लिन ने ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी की अपर्याप्तता की खोज की और इस कमजोरी को दूर करने के लिए अपने पूर्ण स्तर के अनुभव का उपयोग किया। झोंग लिन की आंखों में दिव्य प्रकाश प्रवाहित हुआ और उसने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाते हुए अपनी उंगली पर आत्मा को पोषण देने वाली अंगूठी पर नजर डाली, एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान झिलमिलाती हुई। अचानक झोंग लिन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक क्षण रुको, काटने की ताकत बहुत ज्यादा है। हम चादर के नीचे से एक धीमी सी आवाज आए। तभी तांग जुएयुआन पानी के सांप की तरह उसके चारों ओर घूमता हुआ चुलबुली आवाज में पूछा, प्रभु, काटने की ताकत क्या है? समुद्र में जीविका कमाना आसान नहीं है। साधारण से दिखने वाले जानवरों के झुंड में भी कोई छिपा हुआ जानवर राजा हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पिछले साल आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में एक जनजात मार्शल कलाकार का सामना 2 जानवर राजाओं से हुआ था, जब वह एक समुद्री जानवर का पीछा कर रहा था जिसने एक आंतरिक कोर विकसित कर लिया था, और इस प्रक्रिया में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह बमुश्किल अपने मामलों को सुलझा पाया और उसकी मृत्यु हो गई। काश अगर आध्यात्मिक मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो हम जनजात मार्शल कलाकारों के लिए तो यह और भी कठिन है। गाओ शिन एक तरफ बैठकर लगातार शिकायत कर रहा था, जबकि झोंग लिन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसकी नज़र पानी के बेसिन में बेल के सींग वाले पोम्फ्रेट पर टिकी हुई थी। वह पिछली रात खाए गए बच्चे से छोटा था और उसके सिर पर सींग जैसे उभार भी अपेक्षाकृत छोटे थे। उस समय वह लगातार तांबे के बर्तन में अपने पैर पटक रहा था, जिससे धप-धप की आवाजें आ रही थीं। बर्तन कई जगहों से उठा हुआ था और कुछ जगहों पर पहले ही छेद कर दिए गए थे। झोंग लिन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक जेड बोतल निकाली। भाई गाओ, मैं इस बेल सींग वाले पोम्फ्रेट से काफी संतुष्ट हूँ। क्या आप स्पिरिट स्टोन या अमृत पसंद करेंगे? एक अमृत। भाई झोंग, क्या आपके पास जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट साधना के लिए कोई जेड क्लियरिंग पिल्स है? गाओ शिन ने जल्दी से पूछा। जेड क्लियरिंग पिल एक चतुर्थ श्रेणी का अमृत है, जिसका उपयोग विशेष रूप से जन्मजात मार्शल आर्टिस्टों की साधना के लिए किया जाता है, जो जन्मजात सच्ची क्यूई को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में सक्षम है। मेरे पास जेड क्लियरिंग पिल्स नहीं है। इनेट पिल्स कैसी रहेंगी? ये सुनकर गाओ जिन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। भाई झोंग, क्या आप इनेट पिल्स बना सकते हैं? हालांकि इनेट पिल्स भी चौथी श्रेणी के अमृत हैं, इन्हें चौथी श्रेणी में सर्वोच्च श्रेणी का माना जाता है और ये जेड क्लियरिंग पिल्स से भी ज्यादा प्रभावी हैं।
झोंग लिन का मुख्य ध्यान इन्हें बनाने और बेचने पर है। गाओ शिन ने अपने हाथ मलते हुए झोंग लिन की ओर उत्सुकता से देखा। जब इन्नेट पिल्स उपलब्ध हैं तो ज़ैड क्लियरिंग पिल्स कौन चाहेगा? झोंग लिन मुस्कुराया और बोला, एक बेल सींग वाले पोम्फ्रेट की बाजार कीमत 5 स्पिरिट स्टोन है, जबकि एक इन्नेट पिल की कीमत 3 स्पिरिट स्टोन है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं भाई गाओ को एक आंतरिक कीमत दूंगा। इस बेल सींग वाले पोम्फ्रेट के लिए 2 इन्नेट पिल कैसा रहेगा? गाओ शिन का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसकी झुर्रियों ने गुलदाउदी जैसी मुस्कान बिखेर दी। वह कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए लगातार अपने हाथ रगड़ रहा था, क्योंकि इसका मतलब था कि वह वास्तव में एक अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन कमा रहा था। सिर्फ 3 बेल सींग वाले पॉम्फ्रेट उसे एक अतिरिक्त इनेट पिल दिला सकते थे, तो वह खुश कैसे न होता। धन्यवाद भाई झोंग। गाओ शिन ने झोंग लिन द्वारा सौंपी गई 2 इनेट पिल्स लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें सावधानीपूर्वक अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। भाई गाओ, आप अक्सर समुद्री जानवरों का शिकार करते हैं और खजाना मछलियां पकड़ते हैं। आप जरूर कुछ और समुद्री शिकारियों को जानते होंगे। अगर कोई और खजाना मछलियां हैं तो बेझिझक उन्हें मेरे पास ले आइए। हम वही कीमत रखेंगे, आपकी क्या राय है? झोंग लिन ने प्रस्ताव रखा। गाओ शिन बहुत खुश हुआ और उत्साह से बोला, ये बहुत अच्छा है भाई झोंग, मैं कल 2 और ट्रेजर फिश लाऊंगा। तो फिर मैं भाई गाओ की खुशखबरी का इंतजार करूंगा। झोंग लिन का चेहरा भी मुस्कुराहट से भरा था। गाओ शिन को विदा करने के बाद तांग जुएयुआन कमरे से बाहर आए। बिना सज धज के वह आलसी सी लग रही थी। लाल रंग का गाउन पहने हुए उसकी नेकलाइन काफी नीची थी, जिससे गोरी त्वचा का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। वह कुछ कदम चली, अपने शरीर को थोड़ा ढीला किया और सीधे झोंग लिन की गोद में बैठ गई, उसके गले में हाथ डाले। उसने मुंह बनाते हुए कहा, सर, क्या आप गाओ शिन के साथ कुछ ज्यादा ही उदार नहीं हो गए थे? मैं था। झोंग लिन के हाथ स्वतः ही शिखर पर पहुंच गए और सहजता से बोले, कीमिया मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वह थोड़ा बहुत मुनाफा कमा सकता है, लेकिन मैं कुछ नहीं खोऊंगा। न केवल उसे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि एलिक्सिर पर लाभ मार्जिन भी बहुत अधिक होगा, 10 गुना से भी अधिक। बेशक 10 गुना लाभ झोंग लिन के नजरिए से है, क्योंकि उसे सिस्टम पैनल से पूर्ण स्तरीय अनुभव सहायता प्राप्त है। अन्य पिल मास्टर्स के लिए 50% सफलता दर को पहले से ही ग्रैंड मास्टर स्तर माना जा सकता है, इसलिए वे केवल 3 से 4 गुना लाभ ही प्राप्त कर पाते हैं। आप सचमुच अद्भुत हैं, सर। झोंग लिन के शरारती हाथों को महसूस करते ही तांग जुएयुआन की आंखों में मुस्कान गहरी हो गई। ऐसे मुनाफे वाले आदमी से चिपक पाना बेहद संतोषजनक था और उसने झोंग लिन की गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। झोंग लिन ने तांग जुएयुआन की ओर देखा और कहा, अब से इस आंगन में रहकर मेरे कुछ विविध कार्यों में मदद करो। चिंता मत करो, साधना के लिए तुम्हें जिन अमृतों की आवश्यकता है वे कभी समाप्त नहीं होंगे। धन्यवाद महोदय, यह आपका पहला कार्य है। तांग जुएयुआन ने ईमानदारी से झोंग लिन के आलिंगन से बाहर निकलकर अपना चेहरा सीधा करते हुए कहा, सर, कृपया निर्देश दें। मैं वर्तमान में एक गुप्त तकनीक का अभ्यास कर रहा हूं, जिसके लिए बड़ी संख्या में खजाना मछलियों की आवश्यकता है। गाओ शिन जो लाता है वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए मछली बाजार जाओ और नजर रखो। यदि उपलब्ध हो तो उन्हें खरीद लो। आत्मा पत्थरों की चिंता मत करो, झोंग लिन ने निर्देश दिया। जी हाँ, मैं इसे तुरंत करवा दूंगा, सर। तांग जुएयुआन जानती थी कि यह काम भी एक परीक्षा है। अगर वह इसमें सफल रही तो उसका रुतबा काफी बढ़ जाएगा। आखिरकार वह एक चौथी श्रेणी की कीमियागर के लिए काम कर रही थी। लेकिन अगर वह असफल रही तो उसे ध्यान आकर्षित करने के लिए सिर्फ अपने आकर्षण पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि वह इस आंगन में सिर्फ एक सजावटी फूलदान है। हालांकि उसमें साधना के लिए जरूरी अमृतों की कमी नहीं होगी, लेकिन जब झोंग लिन उससे थक जाएगा तो उसे वहां से जाना होगा। अपने कूल्हों को हिलाते हुए तांग जुएयुआन कपड़े बदलने के लिए अपने आंगन में लौट आए, क्योंकि पिछली रात के उसके कपड़े ज्यादातर फटे हुए थे। झोंग लिन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कहते हैं कि जैसे बिजनेस के लिए सेक्रेटरी होना, वैसे ही एक साथी का होना भी बहुत सुखद होता है। अपने दाहिने हाथ को शून्य में रखते हुए ट्रू क्यू ने बेल सींग वाले पोम्फ्रेट को घेर लिया और उसे बिना किसी प्रयास के बाहर खींच लिया, चाहे उसे कितना भी संघर्ष करना पड़ा हो। वह उठा और रसोईघर की ओर चला गया और कुशलतापूर्वक उसमें से सारी चीजें निकालने लगा। सभी आंतों, मछलियों के गलफड़ों और बचे हुए टुकड़ों को पास के तालाब में फेंक दिया गया, जिससे वहां तैर रही मछलियां आकर्षित होकर इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने लगीं।
उत्सुकता से निगलने लगी और उत्साह से अपनी पूंछ हिलाने लगी, जिससे पानी की सतह पर झाग उड़ने लगा। बिना किसी मसाले के पानी में पकाई गई मछली के टुकड़ों की ताजगी ट्रेजर फिश का सबसे बड़ा स्वाद है। कोई भी मसाला इसे और बिगाड़ देगा। थोड़ी देर बाद झोंगलिन ने मछली को चटकर देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हड्डियों को भी चबाना शुरू कर दिया ताकि अंदर का मज्जा बर्बाद न हो, और उसके सिर के ऊपर का सींग पहले ही शोरबे में घुल चुका था, जिससे मछली का सूप और भी स्वादिष्ट हो गया। 7 जिन बैल सींग वाले पोम्फ्रेट में 4 जिन से ज्यादा खाने योग्य मांस बचा था। झोंगलिन को उसे पूरा खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगा और मछली का सूप भी पी लिया गया। उसने तुरंत अपने शरीर में गर्मी महसूस की, जैसे एक विशेष ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही हो। झोंगलिन ने देर नहीं की, वह अपने भौतिक रूप को संयमित करने के लिए ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी चलाने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर 9 परतों में विभाजित है, जिसमें पहली परत की ताकत 10,000 पाउंड बढ़ जाती है, दूसरी परत की ताकत 20,000 पाउंड बढ़ जाती है, तीसरी परत की ताकत 40,000 पाउंड बढ़ जाती है। यदि 9वीं परत तक साधना की जाए तो अकेले भौतिक शरीर में 3 मिलियन पाउंड की शक्ति होती है, जो बिना किसी प्रश्न के एक मुक्के से पहाड़ों को तोड़ने और हथेली से नदियों को निकालने में सक्षम है। इसके अलावा क्यूई रक्त प्रचुर मात्रा में है तथा स्वर्ण शरीर बेजोड़ सुरक्षा प्रदान करता है। ये वास्तव में पृथ्वी स्तर की साधना तकनीक कहलाने के योग्य है। तलवार कड़ाही संप्रदाय की तथाकथित स्वर्गीय स्तर की तकनीकें उसी श्रेणी में नहीं हैं। अपने वस्त्र के नीचे झोंगलिन की मांसपेशियां ऐसे ऐंठ रही थीं मानो कोई छोटा चूहा इधर उधर भाग रहा हो, जिससे उसके रास्ते में आने वाली कोशिकाएं लगातार रूपांतरित हो रही थीं, जिससे एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। थोड़ी देर बाद झोंगलिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। ये ट्रेजर फिश वास्तव में शारीरिक प्रशिक्षण को बहुत बढ़ा देती है। 10 और के साथ मैं पहली परत को पूरा करने में सक्षम हो जाऊंगा। सुदृढ़ मेरिडियन और डेंटियन भी सहज सत्य क्यूई के संपीड़न को झेलने में सक्षम होंगे, जिससे आध्यात्मिक मूल तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। को पोषण देने वाला तरल आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को जन्मजात सच्ची ची को संपीड़ित करके उसे तरल अवस्था में परिवर्तित करना होगा। उस समय आध्यात्मिक मूल की एक बूंद में निहित शक्ति जन्मजात सच्ची ची से 100 गुना अधिक होगी, जो आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार की शक्ति का आधार है। हालांकि जन्मजात सच्ची क्यूई को संपीड़ित करना केवल गुप्त तकनीकों से संभव नहीं है। अगर इतनी विशाल शक्ति को पर्याप्त भौतिक शरीर का समर्थन प्राप्त न हो, तो सबसे संभावित परिणाम शरीर में विस्फोट और मृत्यु है। आमतौर पर एक मार्शल कलाकार लंबे समय तक जन्मजात सच्ची क्यूई का उपयोग करके अपने मेरिडियन को पोषित करता है, मेरिडियन की चौड़ाई और कठोरता को लगातार परिष्कृत करता है जब तक कि वे आध्यात्मिक उत्पत्ति का सामना नहीं कर सकते। झोंगलिन जैसे लोग भी हैं जो ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर जैसी भौतिक शरीर गुप्त विधियों का अभ्यास करते हैं। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि लोक्सिंग द्वीप समूह में निम्न स्तर की पृथ्वी स्तरीय साधना तकनीक भी नहीं पाई जा सकती है। झोंगलिन अभी भी चेनजिया के प्रति बहुत आभारी है, भले ही उसके द्वारा प्रदान की गई गुप्त तकनीक में छोड़ी गई खामी के लिए नहीं। आधे महीने बाद पर्पल क्लाउड सिटी की एक दशक में एक बार होने वाली भव्य नीलामी के नजदीक आने के साथ ही पूरे शहर में लोगों की आवाजाही में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई है। यहां तक कि विभिन्न निजी विनिमय बैठकें भी काफी उच्च आवृत्ति के साथ जोरदार ढंग से चल रही हैं। झोंगलिन शुयुन बिल्डिंग द्वारा अतिथि बुजुर्गों के लिए जारी किए गए परिधान पहने हुए तांग जुएयुआन के साथ सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं। तांग जुएयुआन ने बैंगनी गुलाबी गॉस की पोशाक पहनी हुई है, उसके गहरे काले बाल हल्के बैंगनी रिबन से बंधे हैं और उसकी कमर कसी हुई है जो उसके सुडौल शरीर को उभार रही है। जब वह मुस्कुराती है तो उसके मुंह के कोनों पर मासूमियत और आकर्षक गड्ढे पड़ जाते हैं। जहां भी वे दोनों गुजरते हैं, अधिकांश पैदल यात्री मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करते हैं, खासकर जब वे झोंगलिन की छाती पर 4 बैंगनी बादल देखते हैं। पुरुष मार्शल कलाकार झोंगलिन को देखकर उससे परिचित होना चाहते हैं, जबकि महिला मार्शल कलाकार भी यही रवैया रखती हैं और उसके बगल में तांग जुयुआन से ईर्ष्या, जलन और नाराजगी महसूस करती हैं और चाहती हैं कि वे उसकी जगह ले सकें। संपूर्ण पर्पल क्लाउड सिटी में एक चतुर्थ श्रेणी कीमियागर अधिकांश मार्शल कलाकारों के लिए एक अप्राप्य आंकड़ा है और हर कोई संबंध बनाने की इच्छा रखता है। आवाज कम करो, तुम्हारी पूंछ लगभग आसमान में लहरा रही है। झोंगलिन ने हंसते हुए तांग जुयुआन को डांटा। तांग जुएयुआन ने खुद को बिल्कुल भी नहीं रोका। उसने झोंगलिन की बांह को अपने हाथों से कसकर लपेट लिया
उसे कोमलता के 2 क्षेत्रों से ढक दिया। उसमें पिघलने के लिए उत्सुक थी, गर्व से कह रही थी, मुझे उनके चेहरे पर वह भाव देखना अच्छा लगता है जब वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते बल्कि असहाय हो जाते हैं। इन दिनों उसने झोंग लिन द्वारा सौंपे गए प्रत्येक कार्य को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है, लगभग एक सचिव के मानक तक पहुंच गई है और उसे बर्खास्त किए जाने की चिंता नहीं है, इसलिए उसके मन में छोटे छोटे विचार उठने लगे हैं। बेशक ये छोटे विचार भी झोंग लिन द्वारा अनुमत दायरे में हैं और तांग जुयुआन ये जानता है। झोंग लिन मुस्कुराता है और अपना सिर हिलाता है, अब ध्यान नहीं देता है और सीधे कुछ लूज कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट के स्टालों की ओर चलता है, प्रत्येक बूथ को एक एक करके जांचता है। पिछले उपन्यासों में उसने अक्सर नायकों को सस्ते दामों पर सामान खरीदते देखा था, हालांकि वह कभी भाग्यशाली नहीं रहा, लेकिन सपने तो हमेशा देखने चाहिए। शायद वे साकार हो जाएं। गहरे समुद्र का क्लैम मोती बिक्री के लिए। तियानलान पर्वत की विशेषताएं आइए और देखिए। एक प्राचीन गुफा निवास से प्राप्त एक बेजोड़ गुप्त तकनीक जिसे पारलौकिक क्षेत्र की साधना के लिए कहा जाता है। चारों ओर देखते हुए झोंग लिन असहाय होकर यह महसूस करता है कि उसका भाग्य ऐसा नहीं है। दुकानों पर रखी वस्तुएं कभी असली होती हैं तो कभी नकली, और केवल आध्यात्मिक औषधि से ही वह उनकी पहचान कर सकता है, क्योंकि अन्य वस्तुओं के मामले में वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान